खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए खूब बवाल काटा। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, जैसे कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पूरे देहरादून में सड़कें टूटी हुई हैं और गड्ढे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का जो गड्ढा ऐप जो बता रहे हैं वो मात्र एक छलावा बन के रह गया है। सड़कों में गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम दिख रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है वो हमारे इनको अवगत कराने आए हैं कि पूरा देहरादून जो है क्षतिग्रस्त हो रखा है। सड़कें टूट रखी हैं, सिविल लाइन टूट रखी हैं, नालियां टूट रखी हैं और बरसात का सीज़न, मानसून का सीज़न आने वाला है। अगर जल्द से जल्द ये ठीक नहीं की गई तो नालियां जो मलबे से ब्लॉक हो रखी हैं, सारा पानी सड़कों पे आ जाएगा। नाली का पानी गंदा जो है सड़कों पे आ जाएगा और लोगों को दिन ब दिन कहीं ना कहीं घटनाएँ घटित हो रही हैं क्योंकि रात को पता नहीं चल पाता है। गड्ढों की वजह से रोज़ घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, उन्हें अवगत कराया है कि ये समस्याएं जल्द से जल्द अगर इसका निस्तारण नहीं किया जाएगा हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मंगलवार को पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त भर्ती हुए 55 नागरिक पुलिस आरक्षी पीएसी, आईआरबी और फायरमैन को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोज़गार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहाँ भी संभावना है वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह, हमारे नौजवान युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अमल में ला रहे हैं, जिससे कि सब स्वरोजगार अपनाकर लोगों को रोजगार देने का काम भी कर। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियाँ आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेज़ी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात है। देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में स्पा सेंटरों पर महिला आयोग के अध्यक्ष और पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी। लगातार शिकायत मिलने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम के साथ की छापेमारी। स्पा सेंटर में चल रहा था जिस्म फरोशी का गोरखधंधा। 13 लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 लड़कियां नाबालिग हैं। उत्तराखंड देहरादून में आज हमारी एनजीओ ने महिला आयोग की अध्यक्ष, जो उत्तराखंड की महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी के साथ उनकी टीम और देहरादून की जो एसपी प्रभारी, वहाँ के जो लोकल थाना पुलिस ने थाना पटेल नगर क्षेत्र में 3 ऐसा पार्लर में कार्रवाई की और जिसमें कई सारी बालिकाओं का रेस्क्यू किया गया और जो एसपा संचालक था वो फरार हो गया, मौके से फरार हो गया। और आगे भी हम उत्तराखंड में ये कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा जो बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे उत्तराखंड की से जो पर्वतीय क्षेत्रों से लड़कियां जो इस लाइन पे आ गई, जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके जो बच्चों के माँ बाप को भी जो कहीं जहाँ भी शहर में जा रहे हैं
उनको भी उनकी देख रेख की करने की आवश्यकता है कि बच्चियां कर क्या रही हैं। खबर पौड़ी से है, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित सीयूटी परीक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र एनटीए की कार्यप्रणाली से आक्रोशित हैं। आक्रोशित छात्रों ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सीयूईटी के लिए उन्होंने परीक्षा केंद्र पौड़ी और देहरादून चयनित किए गए थे, लेकिन उन्हें परीक्षा सेंटर मेरठ और बरेली दिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हैं। वो तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां न भी हो तब भी ये इस तरह का तो कोई एनटीए का जो योजना बनाई है उन्होंने बहुत ही पुअर है, हम ये कहेंगे। और मुझे लगता है कि इसका जवाब तो एनटीए को ही देना चाहिए कि एक ही दिन में आप 2 टेस्ट बच्चे को देना है और दोनों डिफरेंट सेंटर में देना है, तो ये तो संभव है ही नहीं। ये टोटली उनका एक मिसमैनेजमेंट कहूँगा। ये पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संज्ञान में डाला गया था कि जब यूजी के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, और क्योंकि उस टाइम पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी इसकी सुध ली गई, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एनटीए से बातचीत की गई और वो लास्ट मोमेंट पर उनके सेंटर चेंज किए गए, लेकिन उस टाइम पे केवल ये दिक्कत थी हल्द्वानी तक। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जब पीजी में प्रवेश की परीक्षाएं हो रही है, तो आज ये दायरा केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है। ये दायरा बढ़ाकर एनटीए ने बरेली और मुरादाबाद तक पूरा विस्तार इसका कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के छात्रों को पेपर देने के लिए तमिलनाडु तक जाना पड़ेगा। मतलब ये लापरवाही क्यों? मतलब आप एनटीए में बैठकर एनटीए के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सेक्रेटरीट में वहां बैठे हैं, उनका केवल एक मकसद है कि वो एक कुर्सी में बैठकर मैपिंग करें और मैप में देखें कि कितना दूर वहां है। वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे प्लेन्स में होता है कि 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का फासला कुछ नहीं होता है, वैसे ही वो सोचते हैं कि पहाड़ों में होता है। उनको आना चाहिए एक बार कि आप आइए, पहाड़ का भ्रमण कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का छात्र किन विषम परिस्थितियों में यहाँ रहता है, किन विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन यहाँ का छात्र कर रहा है। हमारा सेंटर एक मेरठ पड़ा हुआ था, हमने सीयूटी का भरा था, एक बीएड का और एक एमएससी का। और हमारा जो एमएससी का था, पहले हमें जूलॉजी उन्होंने पहले वेबसाइट में बता रखा था, अब वेबसाइट में उसका भी सेंटर बता नहीं रहे हैं और हमें अभी पता भी चला कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। अगर 5 ही को बताएंगे तो हम कब वहाँ तक पहुँचेंगे, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम वहाँ जा पाए। और बीएड का हमारा उन्होंने हमको मेरठ भेज दिया गया, तो हम जहाँ भी नहीं पा सकते इतने दूर, क्योंकि 5 को हमारा एमएससी का है और 8 को बीएड का है। सर, हमने पौड़ी और देहरादून सेंटर डाले थे, इन दोनों में से हमें कोई सेंटर नहीं मिला है। मेरठ मिला है यूपी में, जहाँ जाना असंभव है, इतनी दूर हम नहीं जा सकते। और पौड़ी और देहरादून में से हमें कोई सेंटर नहीं। सर, हमने जूलॉजी, बॉटनी और बीएड के लिए किया था। बीएड का मेरठ आया और जूलॉजी का परसों 5 तारीख को है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया उसका। खबर मसूरी से है, जहां उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने सौंदर्यीकरण के कार्य का विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। वहीं कार्य में हो रहे विलंब और कमियों के चलते लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को फटकार लगाई। खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है, और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है, उसने पहली बार भारत की तारीफ की है। आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है, सबसे कम महंगाई भारत में है, और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में
एक किस्म से उछाल आया है, उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं। खबर लालकुआं से है, जहां बिंदु खता राजस्व गांव के मुद्दे पर उपजिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्रवाई गतिमान है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी प्रारंभ की जा चुकी है। किसी भी वन भूमि पर बसे हुए लोगों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए वन अधिकार अधिनियम जो 2005 है उसमें व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के तहत राजस्व ग्राम को कई चरणों में, कई चरण उसके हैं, 3 प्रकार की समितियां हैं जिसके माध्यम से होकर गुजरना है। बिंदु खत्ता के संबंध में जो FRC होती है, यानी वन अधिकार समिति होती है जो गांव में, मेरी जानकारी के अनुसार वो गठित हो गया है, यानी उसका एक स्टेप हमने प्रारंभ कर लिया है। अब इसके बाद वन अधिकार समिति के गठन के पश्चात राजस्व ग्राम के लिए प्रस्ताव उपखंड स्तरीय समिति को प्राप्त होगी। उपखंड स्तरीय समिति उस पर जांच करेगी और उसके बाद जिला स्तरीय समिति को भेजी जाएगी।